प्यारे किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, प्रिंसिपल इनोवेशन AITI बठिंडा से। तो आज हम बात करेंगे मिल्क फीवर की बीमारी के बारे में। जैसा कि मिल्क फीवर बीमारी, जैसा कि इसका नाम दर्शाता है, इसमें मिल्क के कारण फीवर होता है। लेकिन बेसिकली इस बीमारी में फीवर हाई नहीं होता। इस बीमारी में फीवर लो होता है। नॉर्मल टेम्परेचर से बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है और इस बीमारी को हम लोग हाइपोकैल्सीमिया भी बोल देते हैं। हाइपोकैल्सीमिया से भाव है कि खून के भीतर कैल्शियम का ज़रूरत से कम हो जाना। जब खून में किसी भी कारण से उसका कैल्शियम का लेवल ज़रूरत से कम हो जाता है, उसको हम हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। और बेसिकली कैल्शियम का बॉडी में काम क्या है? जितना भी हमारे बॉडी में ये मसल्स हैं, ये मस्कुलर पार्ट है, मसल्स को जो ताकत प्रदान करता है, कैल्शियम इन मसल्स की टोन बनाता है, इसको ताकत प्रदान करता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए या पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो उसमें मसल्स पूरी तरह काम नहीं कर पाते। जब मसल्स काम ही नहीं कर पाते तो पशु तुरने फिरने में, उठने बैठने में असमर्थ हो जाता है और वो बिल्कुल ज़मीन पर बैठ जाता है। और बेसिकली बताऊं इस बात को, ये बीमारी कब होती है कब नहीं होती, ये देखा गया ये पशु जो हाई यील्डिंग पशु है, जिनमें दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उन पशुओं में ये बीमारी अक्सर आमतौर पे पाई जाती है। और दूसरी बात ये भी देखा गया है कि ये तीसरे और चौथे लैक्टेशन में, जो पशु तीसरे या चौथी लैक्टेशन में होते हैं, उन पशुओं में बीमारी ये आमतौर पे पाई जाती है। क्योंकि तीसरी चौथी लैक्टेशन में पशु का दूध की प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है, इसलिए ज़्यादा तौर पे इन पशुओं की बीमारी तीसरी या चौथी लैक्टेशन में होती है। लेकिन इसका भाव ये नहीं है कि ये हमेशा तीसरी चौथी लैक्टेशन में भी होगी। ये बीमारी पहली लैक्टेशन में भी हो सकती है और 7वीं 8वीं लैक्टेशन में भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादा तौर पे 90% केसेस जो होते हैं वो 3rd और 4th लैक्टेशन में होते हैं। दूसरी बात, यदि ये बीमारी कब होती है, आमतौर पे देखिए बीमारी पशु की पार्चुरेशन के उपरांत तीसरे या चौथे दिन में होती है। आमतौर पे जो केसेस होंगे पार्चुरेशन के उपरांत तीसरे या चौथे दिन में होंगे। लेकिन इसका भाव ये कतई नहीं कि ये बीमारी हमेशा तीसरे चौथे दिन होगी। कई पशुओं में ये बीमारी पहले दिन भी हो जाती है, कई पशुओं में पार्चुरेशन के 6 महीने बाद भी हो जाती है, और कई पशुओं में जो ड्राई एनिमल्स होते हैं जिनमें दूध की प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं, उनमें भी बीमारी हो सकती है। लेकिन 90% जो केसेस होंगे वो पार्चुरेशन के तीसरे या चौथे दिन होंगे। लेकिन 10% केसेस दूसरे वक्त भी हो सकते हैं। लेकिन ये बीमारी क्या होती है, क्या हम आप लोग सोचते हो, जो पशु का पहला दूध पार्चुरेशन के बाद आता है उसको हम लोग बौला या कलस्ट्रम बोलते हैं। उस कलस्टर में देखें, उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो खून जो दूध बनता है, दूध हमारा कैल्शियम जो खून का जो खून है, खून से कुछ सेलेक्टिव इंग्रेडिएंट्स अडर के भीतर अब्जॉर्ब होते हैं और उनका दूध बनता है। यानी कि दूध हमारा खून से ही बनता है बेसिकली। जब खून में कैल्शियम की कमी होती है तो जो बौला होता है या कोलेस्ट्रम होता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा मात्रा होने के कारण कई बार खून में कैल्शियम की कमी आ जाती है सोने के कुछ दिनों के बाद। तो इसलिए ये बीमारी आमतौर पे सोने वाले पशु में अधिकतर तौर पर पाई जाती है। अब जब इस बीमारी के लक्षण आते हैं, कैसे इस बीमारी के लक्षण आते हैं? सबसे पहला लक्षण जो आप देखोगे, इस बीमारी में पशु का टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा गिर जाता है। कई बार स्तन में 97, 96, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर आ जाता है। लेकिन दूसरी बात, टेम्परेचर के साथ साथ जो पशुओं की जब मसल्स की ताकत कम होती है, जैसा कि कैल्शियम का काम है, जब मसल्स की ताकत कम होती है तो पिछले क्वार्टर्स पे हाइंड लेग्स के जो मसल्स है काम करना बंद कर देते हैं। जब ये हाइंड मसल्स काम नहीं करते तो पशु पीछे से लड़खड़ाता है, उसको हम बोलते हैं स्टैगरिंग गेट। उसका जो पिछला गेट है वैसे हिलता है, पशु अपना खुद का बैलेंस बना नहीं पाता। अगर हम उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसे गिरेगा जैसे कोई शराबी हिलता है, उसका बॉडी वेट नहीं कर नहीं सकता।
तो तब क्या होता है, पशु कई बार ज़्यादा जब इसकी मसल्स की ताकत कम हो जाती है तो पशु पिछली लातों पे बैठ जाता है। इसी तरह जब अगली लतों के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं तब पशु चारों लतों पे भार नहीं आता तो पशु बिल्कुल बैठ जाता है। उसके बाद हमने देखा है कि इसकी जब गर्दन के मसल्स काम नहीं करते तो पशु बैठने के उपरांत तो उसकी गर्दन पीछे को मुड़ जाती है। इसको हम स्टर्नल रिकम्बेंसी बोलते हैं। जब गर्दन पीछे को मुड़ जाती है, गर्दन पीछे को किस तरफ मुड़ेगी? जिस साइड के मसल्स कम काम करते हैं उस तरफ मुड़ेगी। ये ऐसे जरूरी नहीं कि राइट साइड या लेफ्ट साइड, ये किसी साइड पे भी हो सकती है। जिस साइड के मसल्स कम ताकतवर होंगे उस तरफ गर्दन उसकी मुड़ जाएगी। और अगली बात, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इस बीमारी में जब पशु बैठ जाता है तो उसकी जो मजल होती है, ये उसकी जो बुल जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल सूख जाते हैं। नॉर्मल तंदुरुस्त पशु में पशु के बुल्लों के ऊपर हमेशा छोटे छोटे पानी के तुबके बने रहते हैं, लेकिन मिल्क फीवर में ये मजल हमेशा बिल्कुल सूखी होती है। अगर इसकी आंखों को थोड़ा देखोगे, आंखें भी इसकी थोड़ी सी मिची हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं पीपल्स का कंस्ट्रिक्ट हो जाना, थोड़ी सी मिची हुई होती है और ज़्यादा पशु अपनी आंखों को हिलाता नहीं है। उसके बाद अगर आप इसकी पूँछ देखोगे, इसकी पूँछ में भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। और पिछली साइड पे जब इसका गुहा पशु का गोबर पास होता है कॉन्स्टिपेशन के कारण, क्योंकि इस पशु में जब पिछले मसल्स काम नहीं करते तो पशु को कॉन्स्टिपेशन भी आती है। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से पशु गोबर बाहर निकाल नहीं पाता। कई बार आप देखोगे कि गोबर रेक्टम के भीतर फंसा होगा, पशु जोर लगाने की कोशिश करेगा लेकिन गोबर बाहर नहीं आएगा। तो इसमें ये भी कंडीशन बिल्कुल कॉमन होती है, इसमें गोबर पास नहीं होता। लेकिन जब उसकी कंडीशन और ज़्यादा बढ़ती है तो पशु की जो ऊपर वाली स्पाइन है, इस बॉडी का जब पैरालिसिस हो जाती है, इस बॉडी के जो मसल्स काम करना बंद कर देते हैं तो पशु कई बार बैठ के ये बिल्कुल ज़मीन पे लिट जाता है, लंबा हो जाता है। ये कंडीशन ज़्यादा देखी गई है दोगली गायों में। दोगली गायों में ये पशु का लेटना ये बहुत कॉमन बात है और उसमें पशु कई बार लाते मारने भी शुरू कर देता है। सो ऐसे ऐसे लक्षण इस बीमारी के आते हैं। लेकिन उसमें आमतौर पे देखोगे कि इसमें हमेशा भी पार्चुरेशन की हिस्ट्री होगी। अगर पार्चुरेशन की हिस्ट्री नहीं भी है, आप लोगों को ऐसे सिम्टम नज़र आते हैं तो भी ये कैल्शियम की हाइपोकैल्सीमिया की बीमारी हो सकती है। लेकिन बात आती है कि आप लोगों ने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है या हम लोग इसका कैसे परहेज़ कर सकते हैं। आमतौर पे देखा गया कि ये पशु की ये बीमारी पार्चुरेशन के बाद में आती है। तो पार्चुरेशन के बाद हम लोग हमेशा अच्छे फार्मर्स को क्या एडवाइस करते हैं कि जो आपके ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं उसमें हम पहले 72 आवर्स तक उसकी कंप्लीट मिल्किंग नहीं करते। अगर हम उस पशु की कंप्लीट मिल्किंग करेंगे तो जितना भी बौला होगा उसमें कैल्शियम का लेवल बहुत हाई होगा, वो सारा कैल्शियम उसके अडर से निकल जाएगा तो और कैल्शियम खून से उस दूध के भीतर चलेगा, जिसमें कैल्शियम की कमी होने का डर बना रहता है। ये एक फैक्टर है। लेकिन ये नहीं कि अगर आप लोगों ने दूध निकाल दिया तो पक्का मिल्क फीवर हो जाएगा, अगर आप लोगों ने दूध नहीं निकाला तो मिल्क फीवर नहीं होगा। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है जिसमें मिल्क फीवर की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होने की संभावना बन जाती है। तो इसलिए हम हमेशा सभी फार्मर्स को यही एडवाइस करते हैं कि आप कम से कम 48 से 72 आवर तक उसकी कंप्लीट मिल्किंग मत कीजिए। और दूसरी बात ये देखा कि बीमारी कब होती है, जब पशु के सूए पड़ते हैं, जिसको हम लोग पार्चुरेशन का टाइम आता है, लैक्टेशन पीरियड जो नॉर्मल आता है, ये जब चेंज ऑफ सीज़न आता है, जैसे अगस्त सितंबर के महीने, जो सितंबर अक्टूबर के महीने में नॉर्मल पशुओं की लैक्टेशन होती है, उस वक्त हमारा मौसम का मिजाज चेंज हो जाता है। और हम लोग कई बार क्या करते हैं कि जब मौसम का मिजाज चेंज हो जाता है तो उसमें ऊपर से ठंड या थोड़ी सी त्रेल पड़ती है। और ऐसे वक्त अगर हम न्यूली पार्चुरेटेड पशुओं को रात के समय बाहर बांध देते हैं, उनके ऊपर त्रेल पड़ती है, तो उसमें मिल्क फीवर की समस्या हमेशा ज़्यादा आएगी। और दूसरी बात, एक और भी बात देखी गई है, अगर तीसरे चौथी लैक्टेशन में पशु हों, आपने पहले 2 दिन उन पशुओं को नहला दिया तो उसमें भी मिल्क फीवर का अटैक ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए न्यूली पार्चुरेटेड पशुओं को आप लोगों को हमेशा रात के समय अगर त्रेल पड़ती है उसको अंदर बांधना चाहिए और उस पशु को नहलाने की व्यवस्था 2-3 दिन कम करनी चाहिए ताकि मिल्क फीवर का केसेस कम से कम हो। लेकिन अगर मान लो कि उसमें मिल्क फीवर का केस हो भी गया तो
तो आप लोगों को इसकी क्या ट्रीटमेंट अडॉप्ट करनी है। इस बीमारी में मैं आपको एक बात बता दूं, जो पशु का खून होता है इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, इनकी रेशो 2:1:1 होती है। खून में कैल्शियम की रेशो, फास्फोरस की रेशो और मैग्नीशियम की रेशो 2:1:1 होती है। लेकिन ये जो बीमारी है, इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। ये केवल कैल्शियम की कमी से ही होती है। अगर हम लोग ऐसे पशु को कैल्शियम दे देंगे इंट्रावीनस, हम इस बीमारी में पशु को हमेशा कैल्शियम इंट्रावीनस देते हैं, खून की नाली में देते हैं, ताकि खून में सीधे तौर पे कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए। लेकिन अगर आप लोगों ने केवल कैल्शियम की प्रेपरेशंस दी, क्योंकि मार्केट में दोनों तरह की प्रेपरेशंस की अवेलेबिलिटी है, एक जिसमें केवल कैल्शियम होता है, उसको हम कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के नाम से जानते हैं। दूसरी ऐसी प्रेपरेशन है जिसमें केवल कैल्शियम नहीं होता, उसमें मैग्नीशियम भी होता है, साथ में फास्फोरस भी होता है। आप लोगों को दोनों में से कौन सी ट्रीटमेंट करनी है? अगर आप लोग केवल कैल्शियम की बोतल दे दोगे तो भी पशु का रिस्पांस आएगा, क्योंकि ये बीमारी केवल कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती है। लेकिन अगर आप लोग केवल कैल्शियम दोगे तो उसमें बाद में आप लोगों को कैसी परेशानियां महसूस करनी पड़ेंगी। उसमें जो दूध का प्रोडक्शन लेवल है, बीमारी होने के बाद उस पशु के दूध की प्रोडक्शन उतनी नहीं होगी जितनी उसकी होनी चाहिए। अगर उस पशु की दूध देने की कैपेसिटी मान लो 12 लीटर है, उसको मिल्क फीवर का अटैक आ गया, आप लोगों ने केवल कैल्शियम देने से उसको ठीक कर लिया, तो उसमें उसकी जो दूध की प्रोडक्शन है वो 12 लीटर नहीं आएगी, थोड़ी सी उसमें कम रहेगी, क्योंकि उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम का लेवल खून में थोड़ा सा हिल जाता है, थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस ऐसे पशु में दूध की प्रोडक्शन पूरी नहीं आती। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा मैं बात करता हूं कि आप लोगों को ऐसी बोतल देनी चाहिए जिसमें कैल्शियम भी हो, फास्फोरस भी हो, मैग्नीशियम भी हो, कंबाइंड ये तीनों चीज़ें हो, तो उस खून में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम का लेवल बना रहता है और उसके बाद उसकी दूध की प्रोडक्शन भी पूरी आ जाती है। हम लोग नॉर्मली क्या रिकमेंड करते हैं, जब भी आप लोगों को ऐसी बॉटल्स देनी है कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की या केवल कैल्शियम की, उसको हम हमेशा इंट्रावीनस देते हैं। लेकिन इंट्रावीनस आप लोगों को देने के वक्त किस किस चीज़ का सावधानी रखनी चाहिए। अगर सर्दियों के दिन हैं, सर्दियों के दिनों में हमारा एनवायरमेंटल टेम्परेचर कम होता है, तो सर्दियों के दिनों में इस बॉटल को हम लोगों को गर्म पानी में बिल्कुल गर्म कर लेना चाहिए, ताकि उसके जो अंदर कंटेंट्स हैं या उसके अंदर जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए, ताकि पशु को वो टॉलरेट करना बिल्कुल आसान रहे, उसको कोई इसके एंटी शॉक, ऐसी कोई शॉक वाली बात ना हो। तो हमेशा ही हम ऐसी बॉटल को गर्म कर लेते हैं। और दूसरी बात, हम लोग हमेशा इसको स्लो इंट्रावीनस देते हैं। इंट्रावीनस आप लोगों को कभी ये नहीं सोचना कि मैं 10 मिनट में बोतल लगा के निकल जाऊं, मेरा केस रिस्पॉन्ड कर जाए। इसमें आप लोगों को हमेशा स्लो इंट्रावीनस और उसको एनवायरमेंटल टेम्परेचर से ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर तक उसको गर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो कई बार कैल्शियम जब फास्ट जाता है, कैल्शियम के कारण कई बार हार्ट सिंक कर जाता है, ये कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो पशु आपकी बोतल लगाते लगाते वक्त ही उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए हमेशा ही इस बोतल लगाते समय 2 बातों को ध्यान में रखना अत्यंत ज़रूरी है। एक तो उस बोतल को गर्म करना, लेकिन गर्म करने से पहले उसके भीतर आप लोगों को एक सुई, नीडल उसमें मार लेनी चाहिए, उसके भीतर रखनी चाहिए, ताकि जब आप लोग गर्म करोगे वो अंदर से एक्सपेंड करेगी, गैसेस एक्सपेंड करेंगी। अगर उसको गैसेस को निकलने की जगह नहीं मिली तो आपकी बोतल फट जाएगी। इसलिए उसके भीतर आप लोगों को सुई लगा के रखनी चाहिए। और दूसरी बात, आप लोगों को हमेशा स्लो इंट्रावीनस देना चाहिए। और जब आप इसकी बोतल लगा के आप लोगों ने सारा काम कर लिया, अपना ट्रीटमेंट दे दिया, जो सबसे पहली इसकी रिकवरी सिम्टम आएगा, कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि बोतल लगाने के बाद मेरा केस की रिकवरी हुई है या नहीं हुई। सबसे पहले जो मैंने आपको बोला था, इसमें गोबर पशु का डिटेन हो जाता है, गोबर रेक्टम से बाहर नहीं आता। जो ही आप लोगों के पशु के अंदर, खून के अंदर कैल्शियम का लेवल बिल्कुल नॉर्मल पहुंच गया, कैल्शियम का लेवल नॉर्मल पहुंचने के कुछ ही मिनटों के बाद सबसे पहले उस पशु का गुहा बाहर आएगा। अगर उस पशु ने गोबर बाहर निकाल दिया
तो आप समझ ले रहे हो देसी तरीके से कि आपका कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी हो चुकी है। लेकिन अगर एक बोतल देने से पशु ने 10-15 मिनट में गोबर बाहर नहीं निकाला तो इसका मतलब पशु की अभी तक भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी नहीं हुई। आपको 15 मिनट के भीतर आपको दूसरी बोतल उसको देनी पड़ेगी। और 2 बोतल देने से मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा जिस केस की रिकवरी ना हुई हो। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने फार्मर्स को क्या करना चाहिए, कम से कम 4-5 दिनों तक उसकी कंप्लीट मिल्किंग नहीं करनी चाहिए। उसके अडर में थोड़ा थोड़ा दूध छोड़ देना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, बॉटल लगाने के उपरांत बाद में इन पशुओं को कैल्शियम सिरप उसको ओरली हम लोग हमेशा पिलाते हैं। नॉर्मली इसकी जो डोज है 100 ml डेली हम लोग देते हैं। लेकिन पहले 2 दिन अगर आप लोग 100 ml सुबह दोगे, 100 ml शाम को दोगे, पहले 2 दिन, उसके बाद केवल 100 ml दोगे, तो उसमें पशु की कंप्लीट रिकवरी होगी और उसमें दूध की प्रोडक्शन भी बिल्कुल कंप्लीट होगी। तो ऐसे आप लोगों को इसका बंदोबस्त करना है। दूसरी बात, कई बार क्या आती है, आप लोगों को ये भी मार्केट में देखने में मिलेगा, फील्ड में जब जाओगे ऐसी कंडीशन आएगी, अगर पशु को 24 या 48 घंटे के लेट हो गया पशु, चाहे तो मालिक आपके पास नहीं आया या मालिक ने इस चीज़ में अनगहली कर दी तो पशु आपके पास नहीं आ सका, या आप लोगों ने उसको 1 बोतल दे दी लेकिन 1 बोतल देने से उसकी रिकवरी प्रॉपर नहीं हुई, आप लोगों ने दूसरी बोतल तब नहीं दी, दूसरी बोतल आपने दूसरे दिन दी, तो 72 घंटों के बाद ये इसके तो टांगों के मसल्स होते हैं, इनकी नक्रोसिस हो जाती है। 48 घंटे जब एक पशु ज़मीन पे बैठा रहता है तो ये मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। जब मसल्स काम करना बंद कर देते हैं उसके बाद चाहे आप जितनी मर्जी कैल्शियम दे लो, उस पशु का उठने का रिस्पॉन्स नहीं आता। और इस बीमारी को हम बोलते हैं डोनर्स काउ सिंड्रोम। इस बीमारी ये मिल्क फीवर की आगे की कॉम्प्लिकेशन है। इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर्स काउ सिंड्रोम। जब 72 घंटों के बाद मिल्क फीवर वाला पशु उठ ही नहीं पाता मसल्स की नक्रोसिस के कारण, उसको हम लोग डोनर्स काउ सिंड्रोम बोलते हैं। लेकिन डोनर काउ सिंड्रोम की रिकवरी के लिए आप लोगों को क्या करना है, उसमें हम लोगों को, क्योंकि मसल्स काम नहीं करते, कैल्शियम की डेफिशिएंसी उसमें होती नहीं है, इस मसल्स को काम करवाने हेतु हम लोग क्या करते हैं, पशु को खड़ा करके, पशु अपने ऊपर भार नहीं दे पाता, उसको हम लोगों को स्लिंग्स अप्लाई करके या चैन कुप्पी अप्लाई करके पशु को खड़ा रखना पड़ता है और उसकी 2 टाइम आधा पौना घंटा उसकी मालिश करनी पड़ती है। और उसके साथ साथ उसको जो नर्विन टॉनिक, स्पेशली विटामिन B1 और कुछ मसल स्टिमुलेंट उसको लगातार आप लोगों को देने पड़ते हैं। तो उसमें कुछ केसों की, मैं ये नहीं कहता कि उसमें 100% केसों की रिस्पांस होगा, उसमें कुछ केसों का रिस्पांस आ जाता है, कुछ का रिस्पांस नहीं आता। ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसके मसल्स की नक्रोसिस कितनी हुई है और जो आप लोग उसको सपोर्टिव थेरेपी दे रहे हो वो कितनी ज़्यादा दे रहे हो और कितनी डेडिकेशन से दे रहे हो। तो ऐसे में उसमें 10 से 20% पशुओं का रिस्पांस आ जाता है, लेकिन 70 से 80% पशुओं का रिस्पांस नहीं आता। सो ये आपकी कैल्शियम मिल्क फीवर की बीमारी है, या जिसको हम हाइपोकैल्शियमिया भी बोल देते हैं। उसके बाद जैसा मैंने आप लोगों को मिल्क फीवर के बारे में बताया या हाइपोकैल्शियमिया के बारे में बताया है, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन इस बीमारी से रिलेटेड है या कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें ऐसे ही लक्षण आते हैं, आप लोगों को उन बीमारियों का डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करना चाहिए, आप उसके मतलब कोई भी क्वेश्चन आसानी से पूछ सकते हो। प्लीज सर ये बताओ, ये ग्लूकोज की बोतल के बीच में इंजेक्ट करके टीका लगाना कि कैल्शियम आता है अलग से? नहीं किसान भाइयों, ऐसे नहीं है। ये ग्लूकोज की बोतल के बीच में हम कैल्शियम नहीं लगाते। ये बेसिकली एक पाउडर है जिसका हम बोलते हैं कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। पाउडर का नाम है कैल्शियम ग्लूकोनेट पाउडर। कैल्शियम ग्लूकोनेट पाउडर की 25% कंसंट्रेशन हम लेते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट 25%, यानी कि अगर आप लोगों ने 400 ml तैयार करनी है तो 100 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट पाउडर, उसमें 400 ml डिस्टिल्ड वाटर डाल के उसको बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करके उसकी डिस्टिलेशन कर देते हैं और उसमें 1 चम्मच बोरिक एसिड का डालते हैं। जो बोरिक एसिड है वो कैल्शियम प्रोवाइड नहीं करता,
बोरिक एसिड इस दवा को बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो इस पाउडर का हम क्या बोलेंगे, बोतल का नाम क्या है, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, यानी कि कैल्शियम ग्लूकोनेट पाउडर प्लस पानी प्लस बोरिक एसिड, ठीक है ना। इसलिए इसको ग्लूकोज में डालने की व्यवस्था नहीं होती। हम लोग हमेशा कैल्शियम ग्लूकोनेट पाउडर को पानी में डाल के उसको बॉयल करके उसको डिस्टिल करते हैं, फिल्टर करते हैं, पर आप लोगों को ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में रेडीमेड कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की बॉटल्स आती हैं, बहुत सारी कंपनियां ये बॉटल्स बनाती हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, लेकिन सबसे जो अच्छी बॉटल है जो मार्केट में बहुत कॉमन चलती है वो कैलब्रोल के नाम पे आती है, कैलब्रोल, या जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम तीनों होती हैं, वो उसको माइफेक्स के नाम पे आती है। ओके, समझा गई सभी को? फीवर में कभी कभी ऐसा होता है, जैसे सर हम लोग आईवी के तहत जो है हम लोग जैसे कैल्शियम बॉटल देते हैं, तो सर उसकी पलके की जैसे जो आँखें हैं उसकी पलकें जो हैं एकदम नम हो जाती हैं। उस पर हम लोगों को विशेष उस अवस्था में ध्यान देना चाहिए कि हाथ से देख के कि उसकी पलकें चल रही हैं कि नहीं। और सर जैसे जो गोबर है, मल है, उसका जो है सर जब वो जटिल हो जाता है तो उसको बाहर आने के लिए सर कोई अर्ली दवा दे सकते हैं? हाँ प्यारे किसान भाइयों, ऐसे है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मिल्क फीवर की क्या क्या निशानियाँ आती हैं, जिसमें मैंने आपको आँखों के बारे में थोड़ा सा बताया था। इसमें आमतौर पर देखें आँखें इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्टर में थोड़ी सी बंद हो जाती हैं और उसकी पलकें झपकती नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग कैल्शियम देते हैं, कैल्शियम का लेवल खून में बढ़ने लगता है। जो कैल्शियम का लेवल खून में बढ़ता है, जितने सिम्टम्स, जितनी निशानियां खून की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण आती हैं, उनका रिस्पांस रिवर्स शुरू हो जाता है। जब आप लोगों की आधी बोतल चली गई तो उसमें पशु थोड़ी थोड़ी पलकें झपकने लगेगा। और ये इंडिकेशन है एक डॉक्टर के लिए कि पलकने झपकने लग पड़ा तो उसका मतलब पशु का रिस्पांस आ रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया रिस्पांस आप लोग कब तय करोगे? अगर कैल्शियम देने से उसका गोबर आसानी से पास हो गया, यानी कि पिछले पेल्विक मसल्स में उसकी टोन पूरी हो गई, दैट इज़ अ बेस्ट साइन ऑफ रिकवरी। सबसे अच्छा रिकवरी का साइन वही है। अगर एक बोतल देने से भी पशु का गोबर पास नहीं हुआ तो इसका मतलब उसकी रिकवरी अभी इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन जैसा कि इस किसान भाई ने पूछा है कि आप लोगों को, हम लोग उसको गोबर को पास करने के लिए ओरली कोई मेडिसिन भी दे देते हैं, जिसको हम लोग लैक्सेटिव्स बोलते हैं। लेकिन इस बीमारी में मसल्स का काम ना करना कैल्शियम की कमी के कारण होता है। जब मसल्स काम नहीं करने, गोबर करने के वक्त पशु को पीछे से मसल्स का जोर भी लगाना पड़ता है। जब मसल्स काम नहीं करते तो उसमें ऐसी दवाइयाँ देने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। जब आप लोगों की कैल्शियम की डेफिशिएंसी बॉडी में पूरी हो गई तो नेचुरली जो मसल्स का काम करना शुरू कर देते हैं। जब मसल्स काम करना शुरू कर दें तो गोहा अपने आप पास हो जाएगा। इसमें आप लोगों को कोई और मेडिसिन देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। सर कभी कभार हम माइफेक्स से पहले डेक्सोमेथासोन देते हैं या आइसोफ्लूइड, सर वो ठीक रहता है। और कभी कभार मान लो माइफेक्स के बाद हम फ्लूइड थेरेपी देते हैं, जैसे रिंटोज या इंटालाइट, उसमें हम डालते हैं न्यूरोक्सिन एम टोनोफास्फोन, सर वो ठीक रहता है कि? हाँ प्यारे किसान भाइयों, ऐसे है, जैसा कि मैंने आपको पहले मिल्क फीवर की बीमारी के बारे में बताया है, इसमें कैल्शियम की कमी के कारण होती है। और कैल्शियम का मुख्य काम मसल्स की टोन को कम करता है। जब मसल्स की टोन कम हो जाती है, ये सारी निशानियाँ इसकी आती हैं। लेकिन ये भी कई बार देखा गया है, दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी, कैल्शियम देने से या कैल्शियम की स्पीड ज़्यादा देने से कई बार हार्ट की फेलियर आ जाती है, इसको कार्डिक फिब्रिलेशन बोलते हैं एक्चुअली हम। तो इसलिए कैल्शियम को ज़्यादा तेज़ी से नहीं देना चाहिए। उस चीज़ को, उस शॉक को अवॉइड करने के लिए कि कैल्शियम का शॉक, अगर पशु को ऑलरेडी कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो उसमें फिर भी ये कार्डिक फिब्रिलेशन होने का डर रहता है। इसमें कई हमारे डॉक्टर्स लोग पहले ही उसको डेक्सामेथासोन एज ए एंटी शॉक मेडिसिन दे देते हैं। अगर आप लोग इसमें डेक्सामेथासोन दे दोगे, उसका कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन डेक्सामेथासोन बेसिकली जो दूध की प्रोडक्शन को कम करती है। इसलिए यह आप लोगों का खुद का फंडा है कि उस वाक़े के वक्त आप लोग उस एमरजेंसी से बचने के लिए डेक्सामेथासोन दे भी सकते हो। देने का नुकसान कोई नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा।
लेकिन दूसरी बात, अगर दूध की प्रोडक्शन थोड़ी सी 2-3-4 दिन के लिए कम हो जाए तो आपको इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो इसलिए कैल्शियम देने से अगर हम लोग साथ में टोनोफास्फेन की, जैसे इन्होंने बात की, हमेशा मैंने आपको, जब आप लोग केवल कैल्शियम दोगे तो उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम का लेवल जो इनकी बैलेंस है वो अपसेट हो जाता है। तो इसमें कई हमारे डॉक्टर्स लोग ऐसे करते हैं, इसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट या कैल्ब्रोल की जो प्रेपरेशंस मार्केट में अवेलेबल है, उन लोगों के चाहने के बावजूद भी कई बार माइफेक्स की प्रेपरेशन मार्केट में उस वक्त अवेलेबल नहीं होती, तो उसमें हम लोग कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट या कैल्शियम कैल्ब्रोल की बोतल दे देते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपके पास फास्फोरस का कोई इंजेक्शन है तो साथ में आप लोग फास्फोरस से उसको सप्लीमेंटेशन दे सकते हो, उसमें कम से कम कैल्शियम और फास्फोरस का प्रॉपर लेवल बना रहेगा। लेकिन फिर भी बार बार यही बोलूँगा कि आप लोगों को हमेशा माइफेक्स उसकी यूज़ ज़्यादा करना चाहिए एज कम्पेयर टू कैल्ब्रोल। ओके बेटे। सर माइफेक्स देने से गाय कई बार कंपन करने लग जाती है, वो क्यों होता है? हाँ प्यारे किसान भाइयों, ये अक्सर देखा गया है, जब हम लोग मिल्क फीवर के केस में कैल्शियम थेरेपी या माइफेक्स के रूप में देते हैं तो जो पशु के मसल्स में ट्रेमर्स, जिसको हम ट्रेमर्स बोलते हैं या कंपन बोलते हैं, वो कंपन आने लगती है। लेकिन जब एक चीज़ बिल्कुल सो जाती है, उसके मसल्स काम नहीं करते, उसके मसल्स में ताकत नहीं रहती, जब उसको ताकत मिलती है तो नेचुरली मसल्स की थोड़ी सी कंपन तो होगी ही। उसमें कई बार मसल की थोड़ी सी कंपन होती है। ऐसे केस में आप लोगों को इंट्रावीनस जो फ्लो आप लोगों का है, चाहे कैल्शियम की जो भी प्रेपरेशन आप दे, उसको इंट्रावीनस फ्लो को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। और कई बार हम लोग इसके इस बॉडी के इस पार्ट में स्पेशली जो कंपन आती है, ये इस मसल्स में ज़्यादा आती है, थाई के मसल्स में ज़्यादा, हम लोगों को थोड़ा सा उसका मसाज करते रहना चाहिए ताकि थोड़ी सी हीट पैदा हो जाए, वो उसको टॉलरेट कर पाए। लेकिन सबसे बेस्ट फंडा क्या है, अगर आप लोग उसकी स्पीड कम कर दोगे तो उसकी कंपन कम हो जाएगी। ये नॉर्मली होता है, सर्दियों के दिनों में ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आती है, गर्मियों के दिनों में भी आ सकती है, लेकिन सर्दियों के दिनों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है जब हम लोग कैल्शियम को सही टेम्परेचर पे हीट नहीं करते, तब ये प्रॉब्लम्स आती है। कई बार जब आप लोग बॉटल गर्म करते हो, आपको यूँ तो लगता है बॉटल बाहर से गर्म हो गई, लेकिन अंदर से उसका जो कंटेंट्स हैं वो कई बार गर्म नहीं होती, ठीक है ना। जब भी आप लोगों को गर्म बॉटल को चेक करना है, उसका 5 ml अपने हाथ पे लगा के रख लीजिए, वो आपके हाथ को थोड़ा सा मामूली सा गर्म लगना चाहिए, वो लिक्विड गर्म लगना चाहिए, तब उसकी सही गर्माइश उसको आएगी, तभी पशु के शरीर के टेम्परेचर के बराबर उसका टेम्परेचर होगा, तब आप लोगों को ये हरकत देखने में कम मिलेगी। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमेशा ही इसको इंट्रावीनस थोड़ा सा बिल्कुल स्लो देना चाहिए। जब आप लोगों की आधी बॉटल चली जाती है स्लो देने से, उसके बाद अगर आप लोग इसकी स्पीड बढ़ा दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।